Hi, hello, and welcome, friends. Welcome to the session. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all to lecture number 8. लास्ट लेक्चर में जैसा कि मुझे पता चला कि कुछ 40 मिनट्स के बाद आवाज आनी शायद बंद हो गई थी। तो इस लेक्चर में हम पहले उस सेशन को एक बार जल्दी क्विकली से मैं आपको समराइज कर देता हूँ तो कि क्या क्या बातें बोली गई। नोट्स आपके पास पहले से हैं, बस मैं ऊपर से गो थ्रू कर देता हूँ तो कि क्या क्या बातें मैंने बोली है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो अपना नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। हमने बात ये स्टार्ट की थी, आपके पास एक मास है जिसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी u है। इस पर जब आप कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो जाती है, v हो जाती है। मैंने बोला ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ, ये एक्स्ट्रा वेलोसिटी कहाँ से आई। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी सर, पहले काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है सर, अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है कहाँ से आई, ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं और से तो आनी। अगर आप बोलो कि फोर्स से एक्स्ट्रा एनर्जी आई, अगर आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आ रहा हो कि सर फोर्स चाहिए हो, तो ध्यान दो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास मतलब एम, एक्सेलरेशन मतलब लेंथ पर टाइम स्क्वायर। तो ये आपकी यूनिट है फोर्स की। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी एम वी स्क्वायर, मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेसिकली एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये दोनों आपस में तो बराबर है नहीं, तो कभी भी फोर्स तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसलिए क्वांटिटी क्वांटिफाई करी जाती है जिसको हम बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन लिखा जाता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर में आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को याद क्या रखना है, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो होता है एफ एस cos थीटा। एफ इज द फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा, थीटा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इतनी बात समझ गए हो। मैंने बोला फिर यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पर फोर्स लगाई एफ, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ है और फोर्स भी एफ इसी डायरेक्शन में लगी है। तो बेसिकली अपने को अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दूं, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है सर, एंगल हो गया है 0 डिग्री। और मुझे पता है कि cos जीरो की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एस, दैट्स इट। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था, लेट सपोज फोर्स किसी एंगल पर ली जाए, 10 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री एंगल पर ली जाती है, जिससे 2 किलो का मास 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है। तो मैंने बोला बताओ वर्क डन क्या होगा। अब सर फोर्स जो लगाई है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना दिख रहा है सर, एंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री एंगल है ये कॉस के साथ आएगा, तो एफ इंटू कॉस 60। यहाँ से अगर मैं करूँ तो cos 60 की वैल्यू होती है बच्चे 1/2। तो यहाँ से अपने पास काट पीट के 10 जूल जो होगा ये वर्क डन होगा इस ब्लॉक पर, इस 2 किलो के बॉक्स पर अगर 60 डिग्री पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी लेंथ करा जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद में आगे अगर हमने बात करी कि ये जो आपकी यूनिट है किसी वर्क डन की, इसको या तो आप जूल से रिप्रेजेंट करते हो या तो आप रिप्रेजेंट करते हो न्यूटन मीटर से, दोनों ही सही। ऐसा ही यूनिट न्यूटन पर मीटर है, पर क्योंकि एनर्जी में बहुत सारा काम जूल ने करा तो उन साइंटिस्ट के नाम पर इसकी यूनिट जूल रख दी गई है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमको पता है बहुत अच्छे से, ये कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जो भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उनका डॉट प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो फॉर श्योर एक स्केलर वैल्यू होने वाली है। ठीक है। अब मैंने सेकंड एग्जांपल लिया जिसमें मैंने कहा कि मेरे पास एक 2 किलो का मास है, और ये 2 किलो का मास पर मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो है 10 न्यूटन लेफ्ट पर डायरेक्शन में। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड, यानी एक ब्लॉक मेरी तरफ आ रहा था और उस पर मैंने फोर्स लगाया, उसकी स्पीड कम करी है। तो ये फाइनल स्पीड क्या होगी, इनिशियल स्पीड से कम होगी, पक्की सी बात है। अब अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट वर्ड डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में थी, फोर्स लगी लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है सर, वो एंगल हो गया 180 डिग्री। और cos 180 की डिग्री होती है -1, यानी वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब आपके पास थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। और जब फोर्स एंटी पैरेलल यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, उस पॉइंट पर आपका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक बात हो गई। इसके बाद हमने बात करी वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी वर्क डन आप किसी सिस्टम पर करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो रिजल्ट करता है उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। यानी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा दैट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव वर्क डन करोगे तो फाइनल एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव वर्क डन करोगे तो फाइनल एनर्जी कम होगी। चेंज हमेशा रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन को। अगर वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव क्वांटिटी मेरे को मिलने वाला है। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। तो फिर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया कि क्योंकि अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जाती है यहाँ,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट, जिसको किसी रेफरेंस हाइट से h हाइट तक ऊपर ले आया जाता है, एक m मास का ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी अगर उसको h हाइट ऊपर लिया जाता है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। so दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम mgh। सिमिलरली जब एक स्प्रिंग जो अपनी नेचुरल लेंथ पर है, अगर इसको इसकी नेचुरल लेंथ से x लेंथ क्या करा जाए, एलोंगेट करा जाए, एक्सपेंड करा जाए, या x लेंथ अंदर की तरफ कंप्रेस करा जाए, तो जब भी आप इसको डिस्प्लेसमेंट करते हो तो इसके अंदर आप एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते हो जिसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक और थ्योरम होते हैं जिसको बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जो कहती है कि किसी भी सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। मतलब टोटल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ तक सब समझाने के बाद हमने बात करी थी रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन की। एक स्पेशल केस मैंने बताया था, और मैंने ये भी बहुत डिटेल में बताया था कि ये केस इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन को चैलेंज करता है। जो आपको लगता है और जो सच में होगा फिजिक्स में, उसमें क्या फर्क है, इसको आपको बतलाता है। तो सबसे पहले हमने रोलिंग की बात की। सर रोलिंग क्या है? सर रोलिंग दो तरह का मोशन का मिक्सचर है। इसमें प्योर ट्रांसलेशन भी हो रहा है और प्योर रोटेशन भी हो रहा है। तो जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन करती है तो उसमें क्या होती है, प्योर रोलिंग होती है। इंक्लाइन प्लेन में आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका था पिछले लेक्चर में कि जब भी हमारे पास क्या एक मास है किसी इंक्लाइन प्लेन पर, तो उसके जो वेट होगा दो कंपोनेंट में तोड़ेगा, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब बात करते हैं कॉज ऑफ रोलिंग क्या है। कॉज ऑफ रोलिंग क्या फ्रिक्शन है। एक बात बताओ, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करेगा, आपको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कोई चीज अगर रेस्ट पर है और आप चाहते हो कि वो चलने लगे, रोटेशनल मोशन में आ सके, तो सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, सिर्फ नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए सिर्फ, सॉरी। सिस्टम पर अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो क्या होगा, वो सिस्टम क्या करने लगेगा, रेस्ट से रोटेशनल मोशन करने लगेगा। अगर सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो होगा तो सिस्टम क्या करने लगेगा, सर ट्रांसलेशनल मोशन करने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम रोलिंग करे तो आपको नेट टॉर्क भी जीरो करना पड़ेगा और नेट फोर्स भी जीरो करना पड़ेगा, तभी जाकर सिस्टम जो है वो रोल कर सकता है। उसके बाद मैंने आपको एक इंक्लाइन प्लेन का सीधा सीधा ग्राफ, एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे बताया कि आपने पास एक मास m का एक स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, जो भी आप इसको बोलना चाहो, और ये थीटा एंगल के इंक्लाइन पर है। तो इसके जो वेट हुए दो पार्ट्स में टूटे, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। जब ये टूट गए, अब क्योंकि ये फ्रिक्शनल था तो इसकी सरफेस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मैंने निगाह रखी है, और इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट जो इस पर लगाया इस प्लेन ने वो बता रखा है। मैंने बोला कि एक बात जरा ध्यान से दो, टॉर्क की जो डेफिनेशन थी, टॉर्क की डेफिनेशन क्या थी, आर क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा बोलते थे इसी चीज को, या इसी चीज को बोलते थे फोर्स टाइम्स आर परपेंडिकुलर, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, उसकी बात होती थी। अगर मैं देखूं तो एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स, ये तीनों फोर्सेस सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करते हैं, यानी इन तीनों फोर्सेस के लिए आर परपेंडिकुलर होगा वो जीरो हो जाएगा फॉर एम जी कैपिटल एन, क्योंकि एम जी के दोनों कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि मास और जो नॉर्मल फोर्स है वो सेंटर से पास करती है, तो आर परपेंडिकुलर जो होगा वो इनके लिए जीरो हो जाएगा। अगर आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा तो अलोंग द इंक्लाइन अगर मोशन कोई दे सकता है तो कौन दे सकता है, सिर्फ जो टॉर्क दे सकता है, तो कौन दे सकता है, सिर्फ सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है जो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकती है, और कोई फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, दैट इज फॉर श्योर। यहां तक बात समझ आ गई। तो मैंने बोला सर क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन तो दे सकते हैं ना, तो एक्सेलरेशन कौन देगा, सर एम जी साइन थीटा और एफ आर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या देगा, वो इस आपको एक्सेलरेशन देगा इस डायरेक्शन में, मैं मान के चलता हूँ। तो मैंने बोला एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर जो होगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा एम ए इज द एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है। फिर हमने बोला रोटेट अगर कर रहा है तो कौन रोटेट कर रहा है, सर टॉर्क रोटेट करवा रहा है, किसका टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क। हमने बोला सर जो फ्रिक्शन है इसका जो टॉर्क है ये आपको रोटेशन दे रहा है, तो ये आपके पास फ्रिक्शन आर क्रॉस एफ करा, और ये टॉर्क किसके बराबर होगा, सर आई अल्फा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि टॉर्क इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन यूज करेंगे, आर क्रॉस एफ और आई अल्फा, दोनों को बार बार इक्वेट करेंगे इसके बीच में कुछ इक्विवेलेंस लाने के लिए। सर जो एप्लीकेशन ऑफ आर है वो तो सर कैपिटल आर हो गया, क्योंकि आपका जो रेडियस है उस पर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेंटर से डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है। अगर लीनियर मोशन है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा लिख सकते हैं, यानी अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर लिख सकते हैं। अगर इन दोनों चीजों को मैं लिखूं तो एफ आर की जो वैल्यू होती है वो होती है आई ए अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इस वैल्यू को मैंने दोबारा से ऊपर सब्स्टिट्यूट करा। जब ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ एफ आर की, तो मेरे पास रिलेशन ये आता है एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे मैं ए वाली चीजों को एक तरफ लेके जाता हूँ, तो ए अगर कॉमन ले लूँ तो आता है कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए कॉमन लेने के बाद आता है एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास आ जाती है एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम प्लस
आई बाई आर स्क्वायर। इस पूरे से m कॉमन ले लेते हैं तो जो फाइनल एक्सप्रेशन बचता है वो बचता है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले फिर बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, n टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। n क्या होगा, सिस्टम पर डिपेंड करता है, अगर रिंग है तो 1 है, डिस्क है तो हाफ है, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो 2/5 है, हॉलो सिलेंडर है तो 2/3 है। तो ये डिपेंड करता है उस चीज पर। अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं यहाँ पर तो एम आर स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस एन। अब अगर एक मजे की बात देखो यहाँ पर कि जो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन है, क्या वो मास पर डिपेंडेंट है, नहीं। क्या वो रेडियस पर डिपेंडेंट है, नहीं। जी कांस्टेंट होता है हर बॉडी के लिए, थीटा कांस्टेंट है उस इंक्लाइन के लिए। तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है सर, एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यानी सेम सिमेट्री, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है सिमेट्री को। रिंग की सिमेट्री अलग है, डिस्क की सिमेट्री अलग है, सॉलिड स्फीयर की सिमेट्री अलग है, हॉलो स्फीयर की सिमेट्री अलग है। तो अलग अलग सिमेट्रीज के लिए एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अगर एक सिमेट्री के लिए एन की वैल्यू फिक्स कर दी जाए तो क्या उसके लिए एक्सेलरेशन फिक्स हो जाएगा। यानी अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, अब वो सॉलिड स्फीयर आपने बनाया हो कांच का, आपने बनाया हो लकड़ी का, आपने बनाया हो भूसे का, किसी भी चीज का सॉलिड स्फीयर बनाया, उसका मास कितना ज्यादा हो, उसका रेडियस कितना ज्यादा हो। एक में ले आता हूँ बहुत बड़ा लोहे का रिंग और एक में ले आता हूँ पतली सी रिंग, छोटी सी रिंग, दोनों को अगर छोड़ोगे तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम एक्सेलरेशन है। सोचने में अजीब लगता है ना। एक में लेके आया कांच का गुट्टी, मार्बल जिसे कहते हैं ना, कांच की गोली, और एक लेके आया बहुत बड़ा सा स्फीयर लोहे का। दोनों को अगर सेम पॉइंट से छोड़ूंगा तो दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम है, दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड स्फीयर है। फर्क नहीं पड़ता, मैंने फ्रिक्शन कंसीडर करा, इसका मतलब ये प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा हूं मैं, कोई आइडियल केस की बात भी नहीं कर रहा। बात समझ पा रहे हो। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री डिपेंडेंट बात तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको बहुत चैलेंज करती है ये चीज। सोचो आप तुम कितने भी वो ले सकते हो, लेट्स सपोज एक में लेके आता हूँ लोहे का सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और एक अब देखो सॉलिड सिलेंडर, और एक लेके आता हूं मैं लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर। ऑब्वियसली लोहे वाले का मास ज्यादा होगा, और वो लोहे वाला बहुत ज्यादा बड़ा भी ले आता हूँ, क्या फिर भी दोनों सेम टाइम पर ही नीचे आएंगे, क्योंकि क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों सॉलिड सिलेंडर है। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो मैंने बोला सर एन की वैल्यूज में अगर देखूं तो रिंग या हॉलो सिलेंडर का एन की वैल्यू 1 होती है, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की 0.5, हॉलो स्फीयर की आप 0.67 बोल सकते हो, सॉलिड स्फीयर की 0.4। तो यहां से मुझे पता चला कि क्योंकि देख एन की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी क्या ए वैल्यू उसकी उतनी कम होगी। हाँ सर। तो रिंग का एन सबसे ज्यादा, इसका मतलब रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। उसके बाद आएगी हॉलो स्फीयर की बारी, उसके बाद आएगी डिस्क की बारी, और सबसे कम एन की वैल्यू 0.4 सॉलिड स्फीयर की है, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो सॉलिड स्फीयर का होने वाला है। अब एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर का होने वाला है, इसका मतलब रेस कौन जीतेगा, सॉलिड स्फीयर। यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट पार्ट जो होगा वो सबसे कम किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का। तो आपने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो सॉलिड स्फीयर को सबसे कम टाइम लगेगा, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हॉलो, और रेस हारेगा रिंग। बात समझ आ गई। अब ये बात ध्यान रखना, इसमें हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें स्लाइडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो ये केसेस काम नहीं करेंगे। उस केस में आप सिंपल सिंपल एम जी साइन थीटा ही यूज करोगे, क्योंकि वहां एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पक्की बात है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी स्लाइडिंग के केस में, क्योंकि रोटेट तो वो कर ही नहीं रहा। अगर रोटेट नहीं कर रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात का भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी है ना जब बॉडी एक अपनी एक्सिस के बाद रोटेट करती है, अगर वो रोटेट ही नहीं करती तो किसी बॉडी का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही नहीं। तो अगर एक स्लाइडिंग बॉल अगर मैं बात करूं, फॉर, अगर यहाँ साइड से लिख देता हूं, फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट कैपिटल N इज इक्वल टू जीरो, मीन्स A इज इक्वल टू G साइन थीटा। एन की वैल्यू जीरो है मतलब मिनिमम है, जीरो से कम क्या हो सकता है, जीरो है मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। यानी एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट हमेशा इन सबसे जीतेगा। एक स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, और ये सारे ऑब्जेक्ट अगर रखे जाएं तो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट हमेशा जीतेगा, उसके बाद जीतेगा सॉलिड स्फीयर, फिर जीतेगा डिस्क, फिर हॉलो स्फीयर, और फिर रिंग। ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हमने आगे जाके एक छोटा सा क्वेश्चन की बात करी थी कि लेट सपोज एक रिंग है मेरे पास जिसकी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर की उसकी रेडियस है, 2 किलो का उसका अगर जो है वो वेट है, और इसको 2 मीटर की हाइट से अगर प्योर रोलिंग करते हुए छोड़ दिया जाए तो जब ये नीचे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी मैंने बात करी थी। इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन की याद करेंगे या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे।
स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज क्या करती है, रोलिंग स्टार्ट करती है, तो उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ क्या उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, बिल्कुल। तो मैंने यही करा कि आपके पास इनिशियली, क्योंकि आप एक एच हाइट पर हो, तो इसका बेसिक सा मतलब कि आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और दो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, एक लीनियर और एक रोटेशनल। तो हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एम जी एच आपकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। ये इनिशियल पॉइंट पता। तो क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, तो फाइनल एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। जब आप ग्राउंड पर आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला कि किसी एक नई वेलोसिटी v1 से आप मूव कर रहे हो और नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से आप मूव कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने बोला कि अब इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आई क्या रिंग है, तो रिंग के लिए आई वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर, और क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, आर स्क्वायर आपस में कट गए, ये वो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी, तो आर स्क्वायर आपस में कट गए। यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर हो गया बेसिकली एम वी स्क्वायर, एम जी एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर हो गया हाफ एम वी वन स्क्वायर। यहाँ से वी वन की जो वैल्यू आई वाई वी स्क्वायर प्लस टू जी प्लस जी एच, या वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 45, या मैंने बोल दिया उसको 3√5 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने करा था। सेकंड क्वेश्चन में मैंने बात करी कि लेट्स सपोज एक हम बात करते हैं पेंडुलम की। तो अगर पेंडुलम आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, इसको अगर सेंटर पे कोई वेलोसिटी v दे दी जाए और फिर पूछा जाए कि अगर ये h हाइट ऊपर जाएगा तो बताइए इसका किस वेलोसिटी से इसे छोड़ा जाए कि वो h वर्टिकल हाइट तक पहुंच जाए। तो मैंने बोला लेट सपोज इनिशियल हाइट जो जो लेंथ थी इसकी 1 मीटर थी, तो अगर ये h हाइट तक पहुंचेगा तो अपवर्ड से 1 - h डिस्टेंस पर होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है, तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये इसका रेफरेंस है, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है तो वहां से वापस आएगा ना भाई। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो mgh के बराबर है, तो h की वैल्यू v² 2g वहां से आएगी। सिंपल सिंपल सी बात है। तो आपने बोला कि आपको तीन चार बातें ही आपको रोटेशनल मोशन में ध्यान देनी है। रोटेशन की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन कब कब फिलफिल होगी, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो इंडिविजुअल पार्टिकल जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उनकी वेलोसिटी क्या क्या होती है, जब आप किसी चीज को इंक्लाइन पर लेके जाते हो तो कैसे चेंजेस आते हैं, और ये जो हमने एग्जांपल करा है वो, इतना अगर आप रोलिंग में कर लेते हो तो दैट इज सफिशिएंट। ओके, आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू अस। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच इज लेक्चर 8, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम सबको पता है कि न्यूटन ने ग्रेविटी ऑब्जर्व करी, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल लॉज जो है वो न्यूटन ने दिए। कब करने के बाद, एक प्लेग में घर गए थे, और जब घर में गए तो देखा कि भाई दिक्कत हो रही है, उन्होंने देखा एक सेब गिरा उनके सिर पर। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता, पर थॉट एक्सपेरिमेंट तो आज तक यही है कि उन्होंने देखा कि उनके सिर पर एक सेब गिरा, और उन्होंने सोचा कि अगर ये सेब मेरे सिर पर ही क्यों गिरा, इसका मतलब बेसिक सा क्या है कि क्या एक यूनिवर्सल एट्रैक्टिव फोर्स होती है मासेस के बीच में, जिसकी वजह से ये सेब सिर्फ और सिर्फ मेरे सर पर ही गिरा, कहीं और नहीं गिर गया, कहीं और जाकर नहीं गिरा। इसकी हम उन्होंने बात करी, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो बच्चे हम बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो मासेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉ दिया गया ये हमेशा पॉइंट मासेस के लिए दिया गया। कैसे मासेस के लिए, पॉइंट मासेस के लिए, ऐसे मास जिनका जो मास है एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। लेट्स सपोज इसका मास अगर m1 है, इसका मास अगर m2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं कि r है, ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो जो यूनिवर्सल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ जो दिया जाता है वो दिया जाता है सर, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होगा, वो सर दो चीजों पर प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियसली अगर मास जितने बड़े उनके मासेस पर प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच के डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी स्क्वायर पर। तो सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिल रहा है उसकी जो वैल्यू हुई प्रोपोर्शनलिटी हुआ m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या इसी चीज को आप बोल देते हो जो वैल्यू होगी जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बात याद रखना कि ये जो है ये इसकी बच्चे मैग्नीट्यूड फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म नहीं है, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर होता है ना सर। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कैपिटल जी क्या है सर, कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल अगर कह दिया इसका मतलब क्या है कि अब तक के नॉन यूनिवर्स में क्या इसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है, अब तक के नॉन यूनिवर्स में जितना हमने पढ़ा है उसमें। और कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है
6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी की ये आपका मैग्नीट्यूड होता है कैपिटल जी का। ठीक है, अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि सर अगर ये तो आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म बता दी तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, देखो बेसिक सी बात जो न्यूटन ने बोली, उन्होंने बोला कि सारे मासेस जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी मास एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकता। जैसे अगर आपने थोड़ा सा, अगर आपको हल्का फुल्का पता हो तो ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ में तो नहीं होता, लेकिन ग्रेविटेशनल लॉ में ऐसा होता है कि सारे मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, या कह सकते हैं नहीं कर सकते। ऑल मासेस आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये कॉन्सेप्ट जो है हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से इसको यहां लेकर आते हैं। ठीक है, अब जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, लेट सपोज ये मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें मैं इन दोनों मासेस को क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये मेरा m1 मास है, ये मेरा m2 मास है। m1 मास की जो लोकेशन है उसको मैंने बोला कि ये मेरा r1 लोकेशन से रिप्रेजेंट कराता है m1 मास की लोकेशन, इसको मैंने बोला r1। so this is the पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1। सिमिलरली जो m2 मास की पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करी जाती है दूसरे वेक्टर से, जिसको मैंने बोला r2 वेक्टर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 मास। अब अगर आप बात करते हो फोर्सेस की, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस कहती हैं सर ये दोनों फोर्सेस ही अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। कैसी फोर्सेस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो m1 मास पर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू मास 2, इसको लिखा जाता है फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली इस पर जो फोर्स लगेगी उसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1। तो इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की होगी। और अगर थोड़ा सा ध्यान दूं, अगर वेक्टर फॉर्म की ही बात कर रहा हूं, तो जो फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म होगी वो होगी सर कैपिटल जी m1 m2। अगर अब देखो, क्योंकि आप फोर्स की बात करो तो आपको फोर्स कौन सा वाला ये भी बताना पड़ेगा। अगर आप बात करते हो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की, तो इसकी डायरेक्शन क्या है सर, इसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है। यानी जो वेक्टर यूज होगा वो कौन सा यूज होगा सर, वो वेक्टर यूज होगा m1 से m2 जाने वाला वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज होगा, m1 से m2 जाने वाला वेक्टर, ये दिस इज वेक्टर r12 विच इज गोइंग फ्रॉम वेक्टर पॉइंट ए टू पॉइंट 2। तो आप इसको लोगोगे पॉइंट ए पॉइंट 2 वेक्टर होल डिवाइडेड बाय वेक्टर r12 मैग्नीट्यूड क्यूब। एक तरीका तो इसको ये लिखने का है। सेम चीज को लिखने का एक और तरीका क्या है, एग्जैक्टली सेम चीज को अगर आप फोर्स वेक्टर लिख रहे हो 1 और 2 का, तो आप इसको लिख सकते हो कैपिटल जी m1 m2 पोजीशन वेक्टर r12 कैप। कैप क्या होता है सर, कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। फिर यहां पर आप इसको स्क्वायर करोगे, क्योंकि आपको याद होगा कि किसी भी वेक्टर का जो कैप या यूनिट डायरेक्शन होती है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर ये वेक्टर को इसके एक मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो आपको कैप वेक्टर या यूनिट वेक्टर मिलता है। यहां तक बात क्लियर सभी लोगों को। F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखने के ये दो तरीके हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसे सपोज सीधा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। क्या सबको ये बात समझ आई? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि हमने वेक्टर फॉर्म की बात कर ली है और हमने ये भी बात कर ली है कि आपके स्केलर फॉर्म कितनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं आपके यूनिवर्सल कौन, मतलब इसके सुपरपोजिशन की, मतलब क्या सुपर पोजीशन। सुपरपोजिशन से मेरा मतलब क्या है कि लेट सपोज मेरे पास एक मास m1 यहां पर था, सिमिलरली एक मास m2 यहां पर था। तो फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2 कुछ इस तरह से होगा, फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1 कुछ यहां पर होगा। मान के चलो अगर मैं एक और नया मास m3 यहां पर लेकर आता हूं, तो उससे m3 क्या इन दोनों पर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। यानी इस पर एक फोर्स लगेगा फोर्स ऑन मास 3 ड्यू टू 2, और इस पर एक फोर्स लगेगा फोर्स ऑन मास 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली क्या इन मासेस पर भी फोर्स लगेगा फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 3, और इस पर भी फोर्स लगेगा फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 3। एक नए मास के आने से F12 और F21 फोर्सेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आइडियल केस है बहुत ज्यादा। आज की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता कि आप दोनों के दो लोग अगर एक दूसरे पर कोई फोर्स या कुछ कुछ भी है, ठीक है समझ जाओ तुम बड़े लोग हो, और तीसरे के आने से उस पर कोई फर्क ना पड़े, ये आइडियल केस है बहुत ज्यादा। रियलिटी में इसको उतारने की कोशिश ना करें, फर्क पड़ता है।
यहाँ फर्क नहीं पड़ता, जब भी कोई तीसरा मास आएगा तो क्या बोलते हैं, ये सुपर पोज करेगा इंडिविजुअल फोर्सेस पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तीनों आपस पर एक दूसरे पर फोर्सेस लगाएंगे। एफ M1 मास M2 और M3 दोनों पर फोर्स लगाएगा, M3 M1 M2 पर फोर्स लगाएगा, M2 M1 M3 पर फोर्स लगाएगा, और इनके फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड है किसी और मास पर डिपेंडेंट नहीं है। कितनी बात समझ आ गई है? अब अगर मैं ऐसे तुमको छोटे छोटे से क्वेश्चन दे दूं कि दो मासेस की वैल्यू दे दी, 1 किलो और 2 किलो, किसी डिस्टेंस पर रख दिए, और फिर पूछा जाऊं व्हाट इज द फोर्स, तो निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बचपन की बात है, हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखो, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि मेरे पास दो मासेस हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मेरे पास मासेस है M1 M2 M3 M4, ये सारे मासेस जो हैं वो 1 किलो के हैं, 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो और 1 किलो। फिर आपसे पूछा जाता है कि अगर ये सारे मासेस 1 किलो के हैं तो बताइए ये वाला जो मास है जिसको मैं अलग कलर दे रहा हूं, इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है आपसे, तो बताना है कि आपको मैग्नीट्यूड क्या लगने वाला है। स्टार्ट करो, एक बार मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग जरा फॉलो अप करना। सर इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, तो क्या इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा सर, अट्रैक्टिव फोर्स, तो क्या एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली दूसरे वाले मास के बीच में क्या लगेगा सर, अट्रैक्टिव फोर्स, तो क्या एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या सर इस पॉइंट पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, पहली बात तो ये। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर मान के चलो, एक स्क्वायर पर रखा हुआ है इन सब चीजों को, वन क्यों मान रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, दैट्स इट। यहाँ तक बात क्लियर है। तो एक काम करते हैं सर, तीनों, क्योंकि मैंने क्या बोला सुपर पोजिशन का मतलब क्या है कि तीनों का समेशन होगा, सीधी सी बात ये है। तो सर जो एफ नेट होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द समेशन ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है। अब जरा एक बात सोचो, क्या वेक्टर एडिशन हर्डल का याद आ रहा है जब मैंने तुमको पढ़ाया था कि दो वेक्टर जिनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनका जो नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या था, याद आ रहा है क्या सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, हल्का हल्का याद आ रहा है। अब एक बात सोचो सर, ये दोनों 1 kg और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है क्या, नहीं सर, क्योंकि ये क्या है सर, ये आपके इसका ये है हाइपोटेनियस है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, √2 मीटर। क्या अपने को थोड़ी थोड़ी पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है सर, अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 है, ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी √2 मीटर। बात क्लियर, कोई इशू तो नहीं, वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 F2 और F3 फोर्सेस की बात करो, तो लेट्स सपोज इसको F1 बोल देते हैं, इसको F2 बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं जी F3 है। तो F1 F2 के अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो वैल्यू क्या आएगी सर, कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर प्लस कैपिटल G M1 M3 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस कैपिटल G M1 M4 अपॉन R3 स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। सर M1 M2 तो सारे 1 1 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, R1 R2 भी सारे क्या है 1 1 है सर, R3 वाला 1 नहीं है, बाकी तो 1 है, तो इसके जो बेसिकली होने वाले आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल G, सिर्फ और सिर्फ यही, प्लस G डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, यानी सिर्फ 2 आ जाएगा। क्या बात मैंने सही लिखी है, सोचो M1 M2 1 1, R1 R2 1 1, R3 क्या था √2, तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, G आपके ऊपर है, तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो बेसिक वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा 5G/2 न्यूटन। कैपिटल G की वैल्यू लिखो एंड यू हैव योर आंसर। ऐसा करना है क्या, नहीं सर, आप डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हो, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का एंगल कितना है सर, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, वेक्टर फॉर्म में है ये। तो आपको करना क्या होगा सर, आपको ये लिखना होगा -i कैप प्लस ये होगा j कैप, और ये वाला आपका होगा -i कैप प्लस j कैप। क्या बात समझ भाई, ये वाला फोर्स F1 कहाँ जा रहा है सर, लेफ्ट पर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी -i कैप डायरेक्शन। F2 फोर्स कहाँ जा रहा है सर, ऊपर जा रहा है, यानी प्लस का j कैप डायरेक्शन। और F3 फोर्स कहाँ जा रहा है सर, जा रहा है -i और प्लस j कैप डायरेक्शन। तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। अब अगर मैंने जोड़ू, अब मैं जोड़ सकता हूँ, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई कैप में क्या क्या फोर्सेस है, आई कैप में फोर्सेस हैं कैपिटल J/1 और प्लस कैपिटल G/√2 का स्क्वायर, ये दोनों फोर्सेस क्या है, -i कैप में है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं J कैप की फोर्सेस देखूं तो क्या है, कैपिटल G प्लस कैपिटल G/√2 का स्क्वायर
और ये क्या है सर, ये जे कैप की फोर्सेज है। तो अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है कैपिटल जी प्लस जी बाई टू माइनस आई कैप डायरेक्शन प्लस कैपिटल जी प्लस जी बाई टू जे कैप डायरेक्शन। सिमिलरली तो यहाँ से बेसिकली जे प्लस जे हाफ कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3 कैपिटल जे बाई टू माइनस आई कैप प्लस 3 कैपिटल जे बाई टू जे कैप। इन दोनों की आपको जो होगी, ये आपका फोर्स वेक्टर है। तो सर मैग्नीट्यूड चाहिए, आई और जे के आपस में 90 डिग्री पर होते हैं बच्चे, और ऐसा होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, cos थीटा हो जाएगा 90, तो इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 j/2 का स्क्वायर प्लस 3 j/2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सोल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 कैपिटल जी बाई टू टाइम्स अंडर रूट टू। दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। कैपिटल जी की वैल्यू डालो एंड यू हैव योर आंसर। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर बात समझने वाली क्या है कि डिस्क्रीट जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं आपको उन सारे फोर्सेस की वैल्यूज निकालनी है और फिर उनका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा एक बात और समझने की कोशिश करो, ये जो फोर्स होती है ये किस डायरेक्शन में लग रही होती है। आपने बोला सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, क्या ये फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस की डायरेक्शन में ही लग सकती है। लेट्स सपोज अगर दो फोर्सेस, दो लाइन इस तरह से हैं, तो क्या ये फोर्स हमेशा लगेगी कुछ इस तरह से, ये फोर्स हमेशा लगेगी इन द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, तो ये हमेशा फोर्स ऐसी लगेगी। और क्या हमेशा टुवर्ड्स द अदर ऑब्जेक्ट लगेगी, क्योंकि कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ऐसी फोर्सेस को एक और नाम दिया जाता है जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। आगे जाके हम लोग इसी चीज पर काफी बात करने वाले हैं कि इनको सेंट्रल फोर्सेस क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, और सेंट्रल फोर्सेस एक अलग कैटेगरी ऑफ फोर्सेस क्यों है स्टडी करने के लिए, इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। अच्छा आपको न्यूटन थर्ड लॉ याद आ रहा है क्या, दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, और दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर काम करे और नेचर ऑफ फोर्स सेम हो, क्या उसको बोलते थे एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही हैं और नेचर ऑफ फोर्स सेम है, तो ये होती है आपकी एक्शन रिएक्शन पेयर। कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं एक और चीज की ग्रेविटी में जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत आगे जाके पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सबको पता है अगर आप धरती पर हो तो धरती आपको किसी ना किसी फोर्स से नीचे खींच रही है, और जिस फोर्स से नीचे खींच रही है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली होने क्या वाला है यहाँ पर, कहानी क्या है, लेट्स सपोज ये अर्थ है और अर्थ पर आप बैठे हो यहाँ पर चींटी जैसे। ठीक है भाई, ये आप हो, ठीक है, चींटी के बराबर आप हो। तो आपका एक मास है, मान के चलते जी m1 आपका मास है, और एक मास अर्थ का भी है, मान के चलते me से रिप्रेजेंट कर देते हैं अर्थ के मास को। तो क्या ये अर्थ का मास आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, हाँ सर ऐसा तो होगा। यानी आप पर एक फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अर्थ पर एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बात सही है, अगर न्यूटन्स लॉ को फॉलो करूं तो क्या ये बात सही लिखी गई है मैंने एकदम, तो लग तो सेम रही है। एक बात और देखो, अगर मैं तुम पे लगने वाले फोर्स की बात करूं, लेट्स सपोज फोर्स ऑन स्मॉल मास m1 ड्यू टू कैपिटल मास, तो स्मॉल मास m1 ड्यू टू कैपिटल मास की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, कैपिटल जी स्मॉल मास कैपिटल मास डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, अगर रेडियस ऑफ अर्थ अगर कैपिटल आर मान लूं तो। सही है क्या, एक बात करो, फोर्स ऑन कैपिटल एम ड्यू टू स्मॉल एम की बात करो, तो सर ये भी अगर मैग्नीट्यूड की बात करो बच्चे, सिर्फ स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या मुझे एक बात समझ आ रहा है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये चीज कई बार बहुत बच्चों को थोड़ा अटपटाती है कि सर सेम फोर्स कैसे लग सकता है, यानी जितने फोर्स से मैं अर्थ को खींच रहा हूँ अर्थ भी मुझे उतने फोर्स से खींच रहा है सही बताओ, है सच में। यस, इट इज 100% डेड, 100% श्योर बात है कि जिस फोर्स से आप अर्थ को खींच रहे हो अर्थ भी आपको उसी फोर्स से खींच रहा है। फिर सर हम अर्थ की तरफ तो नीचे भागते हैं पर अर्थ हमारी तरफ ऊपर क्यों नहीं भाग रही, ये मन में आता है ना कि सर अगर मेरे और अर्थ के बीच में फोर्स सेम है तो मैं तो अगर ऊपर से कूदूं तो नीचे भागता हूँ, तो अगर मैं ऊपर से कूद रहा हूँ तो अर्थ को मेरी तरफ भागना चाहिए अगर फोर्स सेम है तो। दिमाग में ख्याल आता है, बच्चे हैं। अब इस बात को सोचो, इसलिए एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फोर्स करता क्या है। जब भी आप किसी, अब दोबारा से सेकंड लॉ, कि जब भी आप किसी सिस्टम पर आप एक नेट फोर्स लगाते हो तो वो नेट फोर्स सिस्टम में क्या जनरेट करता है, एक्सेलरेशन, जो होता है उसके मास
और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन। यानी अब अगर ये फोर्स लगा है किस पर, कैपिटल एम, अर्थ पर कोई फोर्स लगा, तो मैंने बोला कि सर इसकी वैल्यू हुई कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये जो फोर्स लगा किस पर लगा, अर्थ पर, तो एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस हुआ सर, अर्थ में। तो इसे क्या लिखना चाहिए सर, कैपिटल एम अपॉन ए लिखना चाहिए क्या मुझे सर, बिल्कुल लिखना चाहिए। क्या कैपिटल एम से कैपिटल एम कट चुका है, हाँ सर लग तो ऐसे ही रहा है। तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, यही नेट फोर्स एक बार तुम्हारे पर भी चेक करते हैं। सर अगर मेरे पे नेट फोर्स की बात करोगे तो मेरे पास जो नेट फोर्स है वो आना चाहिए स्मॉल एम इंटू ए के बराबर। क्यों, क्योंकि मेरे अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ए है और मेरा मास स्मॉल एम है। तो सर कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम ए। तो स्मॉल एम कट गया, तो जो एक्सेलरेशन आया किसमें, मैन में, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन आया किसमें, अर्थ में, वो है कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या तुम्हें एक छोटा सा फर्क दिखाई दे रहा है, अर्थ का एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू योर मास और तुम्हारा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू अर्थ मास, बाकी दोनों चीजें तो सेम है। अब छोटी सी एक बात देखो, अगर मैं इनका रेशियो देखूं कि लेट सपोज अर्थ का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय तुम्हारे मैन के एक्सेलरेशन की बात करूं, तो क्या इट इज बेसिकली जी और कैपिटल एम तो कट जाएंगे, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। यानी अर्थ का एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मैन। क्या ये बात सही लिखी है मैंने, इस बच्चे कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब एक बात बताओ, अर्थ का मास कितना, क्या तुम्हारे मास से बहुत ज्यादा 10⁻⁷ 8 9 ऐसा कुछ रहेगा, पक्की सी बात है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ will be equals to acceleration of man into 10⁻⁻8 या -9 समथिंग। तो हाँ, तुम दोनों का फोर्स सेम है, बट क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उसमें एक्सेलरेशन निग्लिजिबल है। तुम्हारा एक्सेलरेशन दिखता है, अर्थ में एक्सेलरेशन है क्या, हाँ है, पर कितनी पावर में सर, -9 पावर में एक्सेलरेशन है, मतलब दिखने लायक नहीं है, इसलिए निग्लेक्ट हो जाता है। क्या बात समझ पा रही है, लेकिन तुम्हारा एक्सेलेशन निगलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा एक्सेलेशन मास ऑफ अर्थ पे प्रोपोर्शनल है, जो कि बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलेशन ऑफ अर्थ। फोर्स सेम है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है। बात समझ आ गई। तो इससे एक चीज बताते हैं कि सर वो फोर्स जिससे अर्थ एक आपको खींचता है दैट इज कॉल्ड वेट। वेट क्या होता था सर, वो फोर्स जिससे अर्थ आपको खींचता, तो हम इसको बोलते थे कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर ये वो फोर्स है जिससे अर्थ मुझे खींच रहा है। इसमें जो तीन क्वांटिटीज हैं दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, इन सबको मिला के बोल दिया जाता है स्मॉल जी। तो जब आप लिखते हो कि स्मॉल जी को क्या लिखते हैं सर, स्मॉल जी को लिखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू है कैपिटल एम कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, कहां पर, एट दी सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ। कहीं और जाने से चेंज होने वाली है क्या सर, अलग से क्यों लिख रहे हो, हाँ चेंज होने वाली है भाई, बात समझ आ गया। तो वो फोर्स जिससे ग्रेविटी आपको खींचती है उसको बोलते हैं आपका वेट, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू जी, हियर जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल एम कैपिटल जी अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहां तक सारी बातें समझ आ गई। अब एक छोटी सी चीज आपको और बतानी है, एक्चुअल में जो मुझे लगता है जो क्वेश्चन न्यूटन ने पूछा वो ये नहीं पूछा कि सेब मेरे सिर पर क्यों गिरा, जो एक्चुअल क्वेश्चन न्यूटन ने पूछा वो ये पूछा कि अगर सेब मेरे सर पर गिरा है तो ये चांद मेरे सर पर क्यों नहीं गिर रहा। क्वेश्चन समझ आया, उन्होंने बोला कि अगर ये सेब मेरे सर पर गिर रहा है तो ये चांद मेरे सर पर क्यों नहीं गिर रहा। अगर मैं एक यूनिफाइड लॉ की बात करूं, यूनिफाइड अट्रैक्टिव लॉ की बात करूं, तो अगर अर्थ को ये सेब अट्रैक्ट करता है तो क्या इसी अर्थ को ये चांद अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या चांद अट्रैक्टेड नहीं है अर्थ से, और अगर अट्रैक्टेड है तो मेरे सर पर क्यों नहीं गिर रहा। दैट वाज द क्वेश्चन दैट न्यूटन हैड। तो लेट सपोज अब इसका सोल्यूशन की बात करते हैं। लेट सपोज ये अपने पास क्या, अर्थ, और इस पर मान के चलते हैं ये है आपके पास मून। ठीक है जी, हमें पता है कि जो फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी बच्चे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड ये लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून।
क्या हमें ये भी पता है कि मून के पास अपनी खुद की एक इनिशियल वेलोसिटी है कुछ इस तरह से? पता है कि नहीं पता है? मून किस में सर्कुलर या ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके पास ये क्या है, इसकी कुछ वेलोसिटी है और इस पर फोर्स है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा क्या याद करूं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वाई डायरेक्शन का फोर्स सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की वाई डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मान के चलते अगर ये इनसाइड ये डाउनवर्ड फोर्स था और वेलोसिटी इस तरफ है, तो हम मान के चलते हैं कि चलो ये जो चांद है आपका थोड़ा सा नीचे गिर गया होगा। मैंने क्या बोला, मान लिया कि थोड़ा सा नीचे गिर गया होगा, लेकिन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्योंकि इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में, तो क्या ये थोड़ा सा आगे भी गया होगा? हाँ सर गया होगा। तो कुछ इस तरह से गया होगा क्या, ये थोड़ा सा तो नीचे गिरा और थोड़ा सा आगे गया। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? कुछ इस तरह से कि थोड़ा सा तो नीचे गिरा और थोड़ा सा आगे गया। अब एक बात सोचो, जैसे ये थोड़ा सा आगे गया, क्या इसका सेंटर चेंज हो गया? हाँ सर सेंटर चेंज हो गया, तो अब फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है। पक्की बात? हाँ सर। तो अब दोबारा से इसके पास क्या फिर से वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? हाँ सर इस बार फिर से है। तो क्या मैं फिर से बोलूं कि इस बार अब भी ये थोड़ा सा अंदर जाएगा और थोड़ा सा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जाएगा? हाँ सर। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, ये थोड़ा सा तो नीचे गिरेगा, थोड़ा सा तो आगे जाएगा। अगर इसी तरह से मूवमेंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या बनाएगा सर, ये अपनी ऑर्बिट बनाएगा, जिस ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है अबाउट द सन, अबाउट द अर्थ। इसी ऑर्बिट में इस तरह से रोटेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, दैट मून इज अ ऑलवेज फॉलिंग, एवर फॉलिंग ऑब्जेक्ट। मून अर्थ में हमेशा गिर ही रहा है, पर बात क्या है, गिरते गिरते अपनी वेलोसिटी की वजह से आगे भी जाता रहता है, तो ये हमेशा अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। फॉल का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, इट इज ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मून इज अ एवर फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ये हमेशा अर्थ की तरफ गिरता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ आ गई? सही है या नहीं? हाँ जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो कुछ और चीजों की बात करते हैं। ठीक है, क्या जो आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू सिर्फ फिक्स रहती थी या चेंज वेंज भी करती है? चेंज करती है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की रेडियस जो कुछ 6400 किलोमीटर है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ अप्रिशिएबल डिस्टेंस मूव करते हो कि उस डिस्टेंस को इग्नोर ना करा जा सके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मान के चलते कि सर ये आपका अर्थ है ना जी, कुछ इस तरह से, और आप इस अर्थ पर एक डिस्टेंस है h, ये ट्रेवल कर लेते हो सेंटर r के रेस्पेक्ट में। तो जब आप इस h हाइट पर हो जो कि कैपिटल R से कुछ कुछ अप्रिशिएबल डिस्टेंस पर है, तो मैं बोलूंगा सर इस पॉइंट पर जो इस पर टोटल फोर्स लगने वाला है वो क्या होगा? सर फोर्स होगा कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मेरे खुद का मास, डिवाइडेड बाय क्या R प्लस h का होल स्क्वायर। हाँ सर लग तो ऐसे ही रहा है। इसका मतलब है कि सर जो g की वैल्यू हो और g प्राइम की वैल्यू को थोड़ी सी चेंज हो गई है क्या? हाँ सर हो तो गई। एक काम करो इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो मैं करूंगा सर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले ले तो क्या बचा, 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया जी फोर्स। तो क्या मैं इसी फोर्स को लिख सकता हूँ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इस पावर को ऊपर ले जाओ यानी 1 प्लस h अपॉन कैपिटल R की पावर -2। क्या लिख सकते हैं ऐसा? कोई दिक्कत तो नहीं यार? श्योर? अब इसमें छोटा सा क्या लगाएंगे, हम एक बाइनोमियल लगाएंगे, और उस बाइनोमियल से आप लिख सकते हो कि कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h बाय आर। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस एन को लिखा जा सकता है 1 माइनस एन एक्स। दिस इज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर एक्स की वैल्यू बहुत कम हो तो। ठीक है, और मुझे पता है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ अर्थ एच की वैल्यू रिलेटिवली कमी होने वाली है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है सर, कैपिटल एम को अगर हटा दूं, स्मॉल एम को अगर हटा दूं, तो बाकी चीज क्या है सर? बाकी चीज जो है वो जी है। तो जी प्राइम जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, जी 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन कैपिटल आर। तो जो नया आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलने वाला है, जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जा रहे हो, क्या वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। अगर लेट सपोज एच की वैल्यू क्या हो जाए, r बाई 2,
h की वैल्यू क्या हो जाए r/2, तो क्या होगा, होल खत्म हो जाएगा क्या? तो उसके बाद g की वैल्यू g प्राइम 1 माइनस 1 0, तो g प्राइम 0। समझ सकते हैं इस चीज को क्या? अच्छा, लेकिन उस पॉइंट पर क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तभी वैलिड था जब 1 माइनस एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो। ठीक है, 1 प्लस एक्स जो उसमें एक्स जो हो बहुत छोटा, तभी आप ऐसा लिख सकते थे। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, कर सकते हैं हम इस वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बाइनोमियल नहीं लगाया हुआ है। तो एच की वैल्यू अगर आर रख दिया जाए तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा रेदर देन 0। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये कब है, व्हेन एच अपॉन आर इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है सर, जनरल फॉर्मूला ये वाला है, एक सेकेंड, जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं सर ये वाला है। ठीक है, इसमें आपको h की वैल्यू डालनी है, और h की वैल्यू डालने के बाद आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मिल जाएगा। सर चाहो तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जी प्राइम इज इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये चीज भी आप लिख सकते हो, इसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या क्या बात समझ आई? तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब भी आप हाइट में ऊपर जाते हो तो क्या करता है बच्चे, डिक्रीज करता है। बात क्लियर, सही है। सिमिलरली सर अगर मैं हाइट में नीचे जाऊं, क्या तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, या सेम रहेगा? जब आप हाइट में नीचे भी जाते हो तब भी आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करता है, डिक्रीज ही करता है। ठीक है, क्या करता है बच्चे, डिक्रीज ही करता है। कैसे करते हैं एक बार देखो। जब आप हाइट में नीचे जाओगे तो क्या करोगे, ये वैसे ये पूरा ड्राइव करके रिजल्ट आता है, पर मैं आपको थोड़ा सा एसेंस बता देता हूँ कि लेट सपोज ये मेरा अर्थ था। अब मैंने क्या करा सर, अर्थ के अंदर एक गड्ढा खोदा। क्या खोदा, गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद के मैं आ गया एच हाइट नीचे। ठीक है भाई, एक मैंने सुरंग बनाई और मैं यहाँ आ गया रेडियस ऑफ अर्थ से एच हाइट नीचे। तो अगर सर यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली क्या होना चाहिए सर, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कैपिटल जी, वो होगा स्मॉल एम मेरा मास, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डिवाइड बाय आर माइनस एच का होल स्क्वायर। अब सर ये जहां पर मास अब तक आप यूज कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे मास ऑफ अर्थ, लेकिन क्या आप मुझे मास ऑफ अर्थ की जगह ये जो शेडेड पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ इसका मास यूज करना है, और इसको मैं बोल देता हूँ एम प्राइम। तो आपको यहाँ लिखना है एम प्राइम। ठीक है, तो आपको एम प्राइम को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम। उसमें उसके बाद आप इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे, देन यू कैन राइट बेसिकली कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी जब आप एच हाइट अंदर जाते हो उस केस में। ठीक है, क्या बात समझ आ गई? स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी जब आप एच हाइट में, डायरेक्ट फॉर्मुला लिख दे रहा हूं मैं, आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करा, क्योंकि ना तो डेरिवेशन आपके काम का, ना किसी एग्जाम में कभी पूछा जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जा सकता है, और इन दोनों को यूज करके एक और चीज पूछी जा सकती है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा। हाँ, तो इस पूरे सिनेरियो को करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला है जी का, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, या तो आप उसको डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हो, तो डेंसिटी की टर्म में वैल्यू होगी 4/3 पाई रो कैपिटल आर इंटू कैपिटल जी। या फिर इन टर्म्स ऑफ अगर मैं एच की टर्म्स में ही लिखना चाहूं, तो एच की टर्म में आप लिख सकते हो इसको, जी प्राइम की जो वैल्यू होगी, जी जो डी डिस्टेंस नीचे जो जी की वैल्यू होने वाली, दैट इज गोइंग टू बी जी आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। ये वैल्यू होती है आपके जब आप डी हाइट नीचे आते हो उस केस में। ठीक है, डेप्थ डी पर या एच डेप्थ पर अगर मैं बात करूं तो ये आपके ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू होगी, और एच हाइट पर जब जाओगे तो ऊपर जो वैल्यू आपको दिख रही है वो आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो है वो वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। वहां तक बात क्लियर है? चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैसे कैसे चेंज करेगी ये हमें पता चल चुका है। इसके साथ साथ एक और चीज पता चल चुकी है कि जो फोर्स जिससे अट्रैक्ट कर रहा था वो क्या है सर, वो आपका वेट ही है घुमा फिरा कर। इसके बाद कुछ चीजें और हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। ठीक है, अभी आपने जो आपके इसके और आगे की चीजें हैं, जैसे कि आपका क्लैपनर लॉ हो गया,
ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी इसका 1 या 2 सेशन और होंगे जो ग्रेविटी पर ही होंगे, जो बची हुई चीजें वो हम उसमें कर लेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक चीज की हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेसिकली है क्या, जितने भी आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं, उन सारे फोर्सेज के लिए आप लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेज का ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वी जो होती है दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। तो अगर मेरे पास एक कैपिटल एम मास का, कैपिटल आर रेडियस का मेरे पास अगर कोई क्या है, एक अर्थ है या कोई एक मास है, और उस पर एक और मास रखा हुआ है जो सेंटर से डिस्टेंस लेट सपोज आर ही डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी उसका जो फॉर्मूला होता है दैट V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। ये होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r। ठीक है, इतनी बात समझ के चलनी है आपको। अगर ये समझ में आ जाता है, उसके आगे की कहानी थोड़ी सी रिलेटिवली इजी है। ये आपके सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगी। मतलब कि जब भी आपने बोला था ना कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, बोला था ना, याद आ रहा है क्या, हल्का हल्का याद आ रहा है? हाँ, अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है तो वहां पे इस ग्रेविटेशन पोटेंशियल को आप बहुत बार यूज करो। ठीक है, एक नए टॉपिक की आप बात करें जिसको बोलते हैं सैटेलाइट। आपको पता है कि बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड जो है वो घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, किस वेलोसिटी से घूम रहे हैं, टाइम पीरियड क्या है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सब चीजों की बात करी जा सकती है। और स्टेशनरी कैसे है, ये दो सब चीजों की बात जो है वो करी जा सकती है। तो अगर मैं मान के चलूं ये मेरे पास अर्थ है, और अर्थ से किसी डिस्टेंस आर पर एक सैटेलाइट है जो इसके अराउंड क्या कर रहा है, एक रेडियस में घूम रहा है, अगर ऐसा मैं मान के चलूं, तो सर अगर घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है सर, क्योंकि इसको एक सेंट्रल फोर्स मिल रहा होगा और इसके पास एक वेलोसिटी होगी उस वजह से, है ना। जो सेंट्रल फोर्स होगा वो क्या होगा, क्या इन दोनों के बीच के रेडियस पे डिपेंडेंट, क्या वो बेसिकली इन दोनों के बीच के रेडियस पे डिपेंडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा? बिल्कुल सर। तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या है सर, फोर्स लग रहा है जो है कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है तो इसी फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, जो लिखा जाता है ms v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है भाई, किसी भी पार्टिकल अगर सेंट्रल में मूव करता है तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखता है उसको ms v स्क्वायर बाय r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर ms की वैल्यू ms से कट जाती है, एक r से एक r की वैल्यू कट जाती है, तो जो v की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है सर, v की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है कैपिटल G कैपिटल M E अपॉन R, और ये भी अंडर रूट के अंदर। क्या बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है ना कहानी? बहुत बढ़िया। तो दिस इज कॉल्ड योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड योर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। जब भी कोई सैटेलाइट किसी v वेलोसिटी से मूव कर, किसी r रेडियस के डिस्टेंस पर मूव करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इस तरह से दी जाती है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब भी वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से दी जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। किस पर डिपेंडेंट है? मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड कैपिटल आर। एज जो स्मॉल आर है ना यहाँ पर, ये जो कैपिटल नहीं है स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो इसको बहुत बार कैपिटल आर प्लस एच भी लिख देते हैं, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, ग्रेविटेशन आपका जो है वो अर्थ का रेडियस है, और मान के चलते हैं कि आप अर्थ से एच हाइट पर हो, तो इस तरह से इस चीज को लिखा जा सकता है। क्या बात समझ आई? एक बार बताओ, क्या सभी लोगों की बात समझ आ रही है? यस और नो कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, बताते रहेंगे, अगर समझ आ रही है तो भी, और नहीं समझ आ रही है तो भी यार बता देना, दोबारा एक बार पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो दिस इज कॉल्ड योर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यहां तक बात समझ आ गई? एक चीज और है जिसकी बार बार भाई वो बहुत बार बात करी जाती है, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बेसिकली क्या है, और इससे जुड़े हुए थोड़े बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस भी हैं जिसकी हम बात करेंगे। जब एक ऐसी वेलोसिटी, यार एक बात सोचो, मेरे पास एक रॉकेट था और मैं चाहता था वो रॉकेट नो ना अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको छोड़ के स्पेस में चला जाए। कहां चला जाए?
स्पेस में चला जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के चला जाए, तो कितनी वेलोसिटी से उसे मिनिमम मूव करना पड़ेगा सो दैट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ सके, उस वेलोसिटी को बोलते हैं इसको एस्केप वेलोसिटी। द वेलोसिटी फॉर विच या कह सकते हैं एट विच यू कैन लीव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। यहां तक बात क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, अब समझो कि मान के चलो, क्या बोला मैंने, मान के चलो कि मेरे पास इनिशियली क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कुछ एक काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, और वी जो है ये आपकी एस्केप वेलोसिटी है। अगर ये एस्केप वेलोसिटी आपके पास आ जाती है तो आप क्या करते हो सर, आप अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को छोड़ के चले जाते हो। यानी लेट सपोज आप अर्थ पर थे तो आपके पास क्या है, मतलब अर्थ को मैं मान लेता हूं जी ग्राउंड लेवल है, ये मैंने अर्थ लिया और अर्थ के लेवल को मैंने मान लिया ग्राउंड लेवल है, ये रेफरेंस मान लिया मैंने, और इस पर आपको मैंने वेलोसिटी दे दी v, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर अर्थ पर होगी। अब आपको क्या करना है, लेट सपोज आपको किसी डिस्टेंस r तक जाना है सो दैट ये आप उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो छोड़ सकें, किसी डिस्टेंस r पर जो है वो उसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो आप छोड़ सके। तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसी चीज को लिखना चाहिए मुझे कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r के बराबर, क्योंकि ये क्या था सर, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। अगर ये सब चीजें सही हैं और m से m की वैल्यू अगर थोड़ी सी काट दी जाए तो क्या एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, यानी एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R। अंडर रूट अगर 2 बाहर ले लूं तो क्या एस्केप वेलोसिटी हो जाती है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, और कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R अंडर रूट में ये क्या था सर, दैट वाज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये एक छोटा सा रिलेशन है एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में, कि एस्केप वेलोसिटी इज बेसिकली रूट 2 टाइम्स ऑफ योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, बात ये समझ में आ पाएगी क्यों भाई? एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में रिलेशन जो है वो समझ में आ पाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि एस्केप वेलोसिटी इज बेसिकली रूट 2 टाइम्स ऑफ योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी, लेट सपोज अगर आप किसी एस्केप वेलोसिटी वीई से मूव कर रहे हो तो उस ऑर्बिट जिसका आर क्या हो, आर प्लस एच, वहां तक पहुंचने में यार ऑब्वियसली किसी ऑर्बिट में जाओगे ना, तो लेट सपोज इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं आगे जाके, आर, ये आर प्लस एच है आपका, किसी तो वैल्यू तक जाओगे जहां पर क्या होगा, बेसिकली ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं होने वाला, मतलब मैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पोटेंशियल से खींच के अंदर तो नहीं आने वाला, स्टेशनरी रह लूंगा उसी ऑर्बिट में। तो वे आप जो वेलोसिटी होती है वो होती है रूट 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। इस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई इसकी वेलोसिटी बड़ी है या ऑर्बिटल वेलोसिटी बड़ी है तो कितनी बड़ी है, एक नंबर का सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ये बात समझ आई कि वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में डायरेक्ट फॉर्मूला भी इन दोनों का पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी की बात हो गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो गई, हमने बाकी बात कर ली है आपके सैटेलाइट मोशन की बात कर ली है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात कर ली है, कैपिटल जी कैसे चेंज होता है हमने ये बात कर ली है, ग्रेविटेशन फोर्सेस की बात कर ली है, मैग्नीट्यूड की बात कर ली है, ग्रेविटेशन फोर्स किस किस तरह से काम करते हैं, इन सब चीजों की हमने बात कर ली है। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे ऑर्बिटल वेलोसिटी की तो हमने एक चीज समझी थी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें मिल चुकी है। अब लेट्स सपोज ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू जो तुम्हें मिल चुकी है दैट इज अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच, ये आपके पास है। इस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट है जो r प्लस एच रेडियस में क्या कर रहा है, घूम रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं आपसे पूछूं अगर कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो बता सकते हो सर एंगुलर वेलोसिटी, या एंगुलर वेलोसिटी तो बड़ी टर्म होगी, लेट्स एक काम करो इसकी तुम टाइम पीरियड अगर मैं पूछूं तो टाइम पीरियड बता सकते हो क्या, कि कितने टाइम में ये एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। सर मुझे बचपन में एक बात पढ़ाई गई थी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब वो एक चक्कर पूरा करेगा तो उसने कितना डिस्टेंस चला होगा सर, उसने डिस्टेंस चला होगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस एच, क्योंकि ये उसकी क्या रेडियस है, डिवाइडेड बाय वी नॉट करूं तो क्या टाइम पीरियड मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस एच डिवाइड बाय वी नॉट का बेसिक सा मतलब क्या है सर, वी नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी, अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच, ये क्या हो जाएगा कैपिटल टी की वैल्यू। तो सर ये अंडर रूट टर्म ऊपर चली जाएगी तो कैपिटल टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी
सर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब divided by capital G capital M. So this is going to be the time period of a artificial satellite जो अर्थ से h हाइट पर है। तो अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 2 पाई और h वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं टाइम पीरियड सकता हूँ। ये सिंपल रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द हाइट या रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आप लिख सकते हो सर 3/2 है और आगे जाके यही बन जाता है आपका कैपलर्स। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। टाइम पीरियड मिल चुका है तो क्या मैं अब मैं फ्रीक्वेंसी बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हो सर, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर ये मिल चुका है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हो। क्या होता है सर? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें आप बता सकते हो जिसके बारे में एक ऑसिलेटिंग या कह सकते हैं एक सैटेलाइट के बारे में जो आपने स्पेस में रखा है। अच्छा एक और चीज, जब भी कोई चीज स्पेस में जाती है तो क्या उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है? क्या वो वेटलेसनेस फील करता है? क्योंकि अब उस पर कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जिसकी तरफ वो मूव करे। वो क्या करेगा, अपनी उसमें तो मूव कर रहा है, सर्कल में तो मूव कर रहा है, लेकिन क्या जब वो सर्कल में भी मूव कर रहा है तो क्या उस पर नेट फोर्स जीरो है? जरा देखो, तुम्हें लग रहा है कि कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, जो इतना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, कि एग्जैक्टली सेम फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो, तभी तो इस सर्कल में मेंटेन्ड है। अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा होता तो अंदर भाग जाता, बाहर वाला फोर्स ज्यादा होता तो बाहर भाग जाता। मेंटेन्ड है उसी सर्कल में, उसी ऑर्बिट में मेंटेन्ड है, मतलब क्या नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो है। इसीलिए क्योंकि सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, जो भी लोग सैटेलाइट में आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड होते हैं उन पर कोई भी फोर्स काम नहीं करता और वो मस्त ऐसे हवा में घूमते फिरते हैं। बात क्लियर है? चलो और कुछ समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, ग्रेविटेशनल लॉस के बारे में नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया, समझ आ रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, रिलेट कर पा रहे हो तो डू लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।